students, welcome back to financial reporting classes. My name is Dipali and I am an ACCA. So आज हम शुरू करेंगे chapter number 3 of Kaplan, which is intangible assets. Intangible assets. Now, अब इस chapter में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या क्या. इसमें हम तीन चीजें पढ़ेंगे intangible assets से related. First, what is the definition of intangible asset? Then, recognition, and then उसका measurement कैसे होगा? So, measurement. अच्छा, और intangible asset को कौन सा standard govern करता है? IAS 38. IAS 38 जो है वो govern करता है intangible assets को. Okay, to start with, सबसे पहले intangible assets होते क्या हैं? What are intangible assets? So intangible assets basically वो assets हैं that are identifiable. अब ये जो terms मैं आपको बता रही हूँ ये आपको ध्यान रखनी है कि identifiable. So this is the term. अब identifiable क्या होता है? That I will tell you. So intangible assets are those assets that are identifiable, non-physical asset. Non-physical asset. Non-physical asset. इसका क्या मतलब हुआ? Non-physical asset मतलब कोई physical presence नहीं है इनकी. इनको आप छू नहीं सकते. You cannot touch them. अब property, plant and equipment है तो जो building है, can you touch it? Yes, you can touch it. You can see the building. उसकी एक physical presence है. उसने एक space occupy कर रखी है. ऐसे ही क्या बोलते हैं जो प्लांट एंड मशीनरी है उसको आप छू सकते हैं, उसकी एक फिजिकल प्रेजेंस है. लेकिन इंटेंजिबल एसेट में क्या होता है? दे लैक द फिजिकल कंपोनेंट. ये जो फिजिकल कंपोनेंट है वो नहीं होता. अब आइडेंटिफिएबल का क्या मतलब है? आइडेंटिफिएबल क्या होता है? सो आइडेंटिफिएबल दो चीजों से होता है. एक तो सेपरेबल, सेपरेबल, एंड अनदर वन इज अराइजेस फ्रॉम लीगल और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन. लीगल और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन. अब सेपरेबल क्या क्या मतलब है? कि मैं इनको दूसरे एसेट्स से अलग करके बेच सकती हूं या खरीद सकती हूं. ठीक है, मतलब ये दूसरे एसेट्स के साथ मिक्स नहीं है. ये एक अपने आप में एक अलग चीज है जिसको इनको मैं सेपरेट करके सेपरेटली इनको मैं मार्केट में आई कैन सेल देम और आई कैन परचेज देम. ठीक है, तो जब उसमें ये कंपोनेंट है सेपरेबल वाला, इसका मतलब दे आर व्हाट? दे आर आइडेंटिफिएबल. एंड अराइजेस फ्रॉम लीगल और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है? अराइजेस फ्रॉम लीगल और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन. फॉर एग्जांपल, अगर लेट्स सपोज मुझे फ्रेंचाइजी खोलनी है एक मैकडॉनल्ड्स की. ठीक है, तो जो फ्रेंचाइजी होगी वो क्या है? दैट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन. वो कैसे अराइज हुई? लीगल ऑब्लिगेशन. मैंने जाके खरीदी तो पेपर्स बने होंगे, लीगल वर्क किया होगा मैंने कुछ. ओके, सो फ्रेंचाइजी क्या हो गई? एक इंटेंजिबल एसेट हो गया. फ्रेंचाइजेस हो गए, लाइसेंसेस हो गए, पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, गुडविल हो गई. जब मैं किसी एंटिटी को परचेज करती हूँ जब मैं एक एंटिटी को परचेज करती हूँ तो क्या आता है? गुडविल अराइज होती है. ठीक है, सो ये सारे क्या हो गए? आपस में इंटेंजिबल एसेट्स हो गए. चलो लेट्स रीड अबाउट इट नाउ. सो इंटेंजिबल एसेट्स is an identifiable asset without physical substance. कोई physical substance नहीं होता. For an asset to be identifiable, IAS 13 intangible asset states that it must fall into one of the two categories. So first category is what? It is separable. Separable का क्या मतलब है? The asset can be bought or sold separately from the rest of the business. It arises from legal or contractual rights. This will arise as a part of purchasing an entire company. ठीक है, ओके. अब रिकॉग्निशन की अगर मैं बात करूं तो मैं उसको रिकॉग्नाइज कब करूंगी? मैं उसको इंटेंजिबल एसेट्स को बुक्स में, मतलब मेरी जो बुक्स है, मेरा जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में है, उसमें मैं उसको नॉन करंट एसेट की तरह कब रिकॉग्नाइज करूंगी? ठीक है, जब पहली चीज व्हेन इट मीट्स द डेफिनेशन ऑफ द इंटेंजिबल एसेट, व्हेन इट मीट्स द डेफिनेशन ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट. ठीक है, एक तो ये चीज है ही
कि भाई उसका एक नॉन फिजिकल सब्सटेंस होना चाहिए, वो आइडेंटिफिएबल होना चाहिए, आइडेंटिफिएबल होने के लिए या तो वो सेपरेबल होना चाहिए या फिर वो सेपरेबल होना चाहिए या फिर इट शुड अराइज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्चुअल और लीगल राइट्स. ओके, so when will I recognize it? When it meets the definition of an intangible asset, and when it is asset क्या है, asset is controlled by the entity. जो और भी asset के features हैं, जैसे an asset should be controlled by the entity, ठीक है, arising from the past obligation, future economic benefits होने चाहिए, the cost of the asset can be measured reliably. ये सब हमने asset के features पढ़ रखे हैं. So ये सारे features भी क्या होने चाहिए, जब वो इन सारे फीचर्स को भी मीट करता है तो मैं उसको क्या करूंगी, रिकॉग्नाइज करूंगी. ठीक है, क्या क्या है वो फीचर्स? वो फीचर्स है दैट इट शुड बी कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स पास्ट इवेंट्स. It is probable that future economic benefits associated with that asset will flow to the entity, right? And the cost of the asset can be measured reliably. तो ये तीन चीजें भी होनी चाहिए. Apart from the definition of an intangible asset, ये चीजें भी जब वो मीट करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, मैं उसको रिकॉग्नाइज करूंगी मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मैं उसको क्या करूंगी, रिकॉग्नाइज करूंगी. सो इफ दीज क्राइटेरिया आर मेट, द एसेट शुड बी इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एट कॉस्ट. ठीक है, अब एग्जांपल्स क्या क्या है, लाइसेंसेस एंड फ्रेंचाइजेस, पेटेंट्स हो गए, ब्रांड रिकॉग्निशन हो गया, गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हो गए. ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये सारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं. लेकिन इसमें से कुछ तो परचेज्ड इंटेंजिबल एसेट होंगे और कुछ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट होंगे. तो जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे आपको ये टर्म्स भी समझ में आएंगी. ओके, अब मेजर कैसे करेंगे, जो इंटेंजिबल एसेट है उसको मेजर कैसे करेंगे. सो मेजरमेंट में अगेन दो चीजें, जैसे हमने पीपीई के बारे में पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था, IAS 16 एंड IAS 40 में जब हमने पढ़ा था, तो इंटेंजिबल एसेट का भी सेम ही हम उसको फॉलो करेंगे. उसका इनिशियल रिकॉग्निशन, इनिशियल मेजरमेंट जो है, सबसे पहले इनिशियल मेजरमेंट होता है. दो मेजरमेंट होते हैं, एक तो इनिशियल मेजरमेंट होता है और दूसरा कौन सा होता है, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट. तो उसका इनिशियल मेजरमेंट तो हमेशा किस पे होगा, कॉस्ट मॉडल पे, राइट, कॉस्ट मॉडल पे होगा उसका इनिशियल मेजरमेंट. और जो उसका सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है उसके लिए हमारे पास दो मॉडल्स अवेलेबल हैं, एक तो होता है कॉस्ट मॉडल एंड द अनदर वन इज व्हाट, रिवैल्यूएशन मॉडल और द फेयर वैल्यू मॉडल, जो भी बोलना है, रिवैल्यूएशन और फेयर वैल्यू. ठीक है, अब कॉस्ट मॉडल पे हम क्या करेंगे, कैसे मेजर करेंगे उसको, सिंपल, व्हाटएवर द कॉस्ट ऑफ द एसेट इज, जो भी एसेट को परचेज करने के लिए हमने जो भी कॉस्ट पे की, राइट, सो कॉस्ट ऑफ दैट एसेट, और इसमें से क्या माइनस करेंगे, लेस करेंगे अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, accumulated amortization less any impairment. ठीक है, अब इम्पेयरमेंट होता क्या है. सो व्हाट इज इम्पेयरमेंट, अगर मैं लेमैन टर्म में बोलूं, लेमैन टर्म्स में अगर मैं इसकी बात करूं, तो इम्पेयरमेंट का मतलब होता है एनी डैमेज. व्हाट, एनी डैमेज. लेकिन इम्पेयरमेंट के ऊपर एक पूरा स्टैंडर्ड है विच इज IAS 36, जो हम इस लेक्चर के खत्म होने के बाद करेंगे, इस चैप्टर नंबर 3 के खत्म होने के बाद शुरू करेंगे, विच इज इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स एंड IAS 36 गवर्न्स दैट एसेट. बट अभी के लिए लेमैन टर्म में अगर बात करें तो इम्पेयरमेंट क्या है, एनी डैमेज, राइट, एनी डैमेज दैट इज कॉस्ट टू दैट इंटेंजिबल एसेट, वो भी सब्ट्रैक्ट होगा कहां से, फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ दैट एसेट. ओके, इंटेंजिबल एसेट का क्या स्टैंडर्ड नंबर है, IAS 38 है, और इम्पेयरमेंट का क्या है, IAS 36 है. ओके, सो ध्यान रखना ये चीज को. ओके, अब आ जाते हैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में. अच्छा, व्हाट इज अमोर्टाइजेशन. सो अमोर्टाइजेशन क्या होता है, अमोर्टाइजेशन इज जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन. तो जैसे हम प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को डेप्रिशिएट करते हैं फॉर एनी वेयर एंड टेयर, या फिर जो उसका यूज होता है, उसकी जो यूज है, हम एक डेप्रिशिएबल अमाउंट निकालते हैं एंड एवरी ईयर वी चार्ज दैट डेप्रिशिएबल अमाउंट टू द स्टेटमेंट ऑफ P&L, और हम एंड देन वी रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द एसेट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन.
सिमिलरली अमोर्टाइजेशन विल वर्क इन अ सिमिलर मैनर. हम क्या करेंगे, एक अमोर्टाइजेबल वैल्यू निकालेंगे एंड एवरी ईयर विल चार्ज दैट वैल्यू टू द स्टेटमेंट ऑफ P&L, और इंटेंजिबल एसेट की जो वैल्यू है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में उसको रिड्यूस कर कर दिखाएंगे. ओके, सो दैट इज व्हाट अमोर्टाइजेशन. ओके, नाउ if we talk about subsequent measurement, so subsequent measurement में again we have two options. One is the cost model and another one is what, revaluation model. ठीक है, but first let's read about the cost model. Okay, now अगर जो asset है, अगर वो purchased intangible asset है, क्योंकि हमने उसको परचेज किया है तो उसकी क्या है, एक कॉस्ट है. हमें क्या पता है, वी कैन मेजर द कॉस्ट ऑफ द परचेज्ड इंटेंजिबल एसेट जो होता है उसकी कॉस्ट को हम क्या कर सकते हैं, रिलायबली मेजर कर सकते हैं. राइट, रिलायबली मेजर कर सकते हैं. इसीलिए जब हम कोई इंटेंजिबल एसेट को परचेज करते हैं तो हम उसको बुक्स में कॉस्ट पे मेजर करेंगे. इनिशियली इनिशियल रिकॉग्निशन उसका हमेशा किस पे होना चाहिए, कॉस्ट पे होना चाहिए. Okay, so if an intangible asset is purchased separately, such as a license, patent, brand name, it should be recognized initially at cost. Okay, then the intangible asset should be carried at cost, less amortization and any impairment losses. Impairment क्या है, any damage. Okay, now what is amortization? अब ठीक है, अब देखो amortization में भी दो चीजें हमें ध्यान रखनी है. अमोर्टाइजेशन हम कैसे निकालेंगे, जो भी वैल्यू है, वट एवर द कॉस्ट ऑफ द एसेट इज, विल डिवाइड दैट एसेट बाय इट्स यूजफुल लाइफ. यूजफुल लाइफ. लेकिन इंटेंजिबल एसेट के केस में, इंटेंजिबल एसेट के केस में दो चीजें होती हैं. या तो एसेट की डेफिनेट लाइफ होगी, डेफिनेट लाइफ मतलब एक लिमिटेड लाइफ होगी, 10 years, 15 years, 20 years और मे बी 50 years, राइट. या फिर इनडेफिनेट लाइफ होगी, मतलब ये मान रहे हैं हम कि जो एसेट है वो इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा, इनफाइनाइट लाइफ तक चलेगा. ओके, सो वो होती है उसकी इनडेफिनेट लाइफ. तो अगर जो एसेट है, अगर एसेट की लाइफ जो है वो डेफिनेट लाइफ का है एसेट, तो हम क्या करेंगे, उसको अमोर्टाइज करेंगे. अमोर्टाइज करेंगे कैसे, इस मेथड से उसको अमोर्टाइज करेंगे एवरी ईयर. बट इफ इट हैज अ इनडेफिनेट लाइफ, तो हमारे पास कोई लिमिटेड यूजफुल लाइफ तो है ही नहीं उसकी. तो अगर उसकी इनडेफिनेट लाइफ है, सो वी आर नॉट गोइंग टू अमोर्टाइज इट. नो अमोर्टाइजेशन, नो अमोर्टाइजेशन. उस एसेट को हम अमोर्टाइज नहीं करेंगे. देयर विल बी नो अमोर्टाइजेशन ऑन दैट पर्टिकुलर एसेट. ठीक है, बट ऐसे एसेट को जिसकी इनडेफिनेट लाइफ है, उसको we'll review it for impairment every year. We'll review it for impairment every year at each reporting period. At each reporting period. ठीक है, I'll repeat it for you. अगर एसेट की, अगर इंटेंजिबल एसेट की जो लाइफ है वो डेफिनेट लाइफ है, वो क्या है, डेफिनेट लाइफ है, तो हम उसका अमोर्टाइजेशन निकालेंगे एंड एवरी ईयर वी आर गोइंग टू चार्ज दैट अमोर्टाइजेशन. बट इफ इट हैज अ इनडेफिनेट लाइफ, अगर उसकी एक इनडेफिनेट लाइफ है, सो वी आर नॉट गोइंग टू अमोर्टाइज इट. हम उसको अमोर्टाइज नहीं करेंगे, बट वील रादर रिव्यू इट फॉर इम्पेयरमेंट लॉसेज एट ईच रिपोर्टिंग पीरियड. ठीक है, so now what is amortization? Amortization method should reflect the pattern in which the asset's economic benefits are consumed by the enterprise. If that pattern cannot be determined reliably, the straight line method should be used. SLM simple method hai, we'll use that. Only intangible assets with definite life should be amortized as at its useful life can be measured reliably. The intangible asset with indefinite life should not be amortized and should be treated for impairment annually as per IAS 36 impairment of assets. ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में impairment of assets भी पढ़ेंगे. Okay, now let's move on to the revaluation model. Revaluation model. अब अगर हम intangible asset के लिए subsequent measurement में अगर हम एसेट के लिए, इंटेंजिबल एसेट के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल को चूज करते हैं, ठीक है,
रिवैल्यूएशन मॉडल को चूज करते हैं तो जस्ट लाइक पीपीई में हम करते थे, द एसेट विल बी मेजर्ड एट इट्स रिवैल्यूड वैल्यू, जो उसकी रिवैल्यूड वैल्यू होगी, जो भी उसकी फेयर वैल्यू होगी, ठीक है, वो उसकी फेयर वैल्यू निकालेंगे हम, एंड देन विल सब्ट्रैक्ट रिवाइज्ड अमोर्टाइजेशन, नया अमोर्टाइजेशन हमें निकालना पड़ेगा, और फिर हम उसमें से लेस क्या करेंगे, रिवाइज्ड अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन लेस एनी इम्पेयरमेंट लॉसेस, ठीक है। अब ये जो फेयर वैल्यू है, ये फेयर वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे हम, ये फेयर वैल्यू को हम डिटरमाइन करेंगे एज पर IFRS 13, which is fair value measurement, that's the name of the standard, fair value measurement, इस स्टैंडर्ड के हिसाब से हम करेंगे। सो जब हम ये स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि इसकी फेयर वैल्यू को कैसे निकालते हैं, ओके। सो नाउ अच्छा, बट फेयर वैल्यू होती क्या है, लेट्स जस्ट एक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि फेयर वैल्यू होती क्या है। सो फेयर वैल्यू इज बेसिकली द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट, एक प्राइस है जो हमें रिसीव होगी जब हम एसेट को बेच रहे हैं, ठीक है, या फिर हमें पे करनी पड़ेगी जब हम एसेट को परचेज कर रहे हैं, और पेड टू ट्रांसफर अ लाइबिलिटी इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स एट द मेजरमेंट डेट, राइट। सो दैट इज व्हाट अ फेयर वैल्यू। मार्केट में उस एसेट की क्या प्राइस चल रही है, जब मार्केट के दो पार्टिसिपेंट्स, एक बायर और एक सेलर, राइट, एक किसी दिन पे जब उस एसेट को बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, एक बेच रहा होगा तो एक खरीद रहा होगा, तो उस दिन उसकी क्या प्राइस है, सो दैट इज कॉल्ड द फेयर वैल्यू। वो उस एसेट की क्या होती है, फेयर वैल्यू होती है, ठीक है। बट फेयर वैल्यू को कैसे मेजर करते हैं, उसकी तीन तरीके होते हैं, इनपुट 1, इनपुट 2 एंड इनपुट 3। ये तीनों इनपुट्स हम जब हम वो चैप्टर करेंगे IFRS 13 तब हम पढ़ेंगे, ओके। सो नाउ द रिवैल्यूएशन मॉडल, द इंटेंजिबल एसेट में बी रिवैल्यूड to a carrying amount of a fair value less subsequent amortization and impairment losses. Fair value should be determined by reference to an active market, ठीक है, IFRS 13। So ये था मॉडल मेजरमेंट के बारे में, ये किसके बारे में था, ये था मेजरमेंट के बारे में। अब देखो जो परचेज्ड एसेट होती है, दो तरीके की एसेट्स होती हैं, एक तो होगी जो आपने परचेज करी होगी, तो जिसको आपने परचेज किया उसकी कॉस्ट तो क्या होती है, इजीली आपने डिटरमाइन कर ली, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, उसकी कॉस्ट तो आपने क्या करी, रिलायबली आपने मेजर कर ली, क्योंकि आपने कुछ पे किया अमाउंट, तो आपको पता है कि इसकी कॉस्ट इतनी है क्योंकि मैंने इसको परचेज करने के लिए इतना अमाउंट पे किया। सो परचेज एसेट में तो कॉस्ट डिटरमाइन करना मुश्किल नहीं होता, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, सो देयरफॉर इट इज, हम उसको रिकॉग्नाइज भी कर लेते हैं हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, फिर हम उसको अमोर्टाइज भी कर लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L में वो अमोर्टाइजेशन का अमाउंट भी चला जाता है। लेकिन जो इंटरनली जनरेटेड एसेट्स होते हैं उनका क्या, इंटरनली जनरेटेड एसेट्स, तो जो इंटरनली जनरेटेड एसेट्स होते हैं, क्योंकि उनकी कॉस्ट मेजर नहीं कर पाते हम, ठीक है, उनकी कॉस्ट मेजर करना क्या है, मुश्किल है, उनकी कॉस्ट क्या है, मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब उसकी कॉस्ट तो क्या है, हम रिलायबली मेजर नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देती हूँ, एक कंपनी है ABC लिमिटेड, ठीक है। अब इस ABC लिमिटेड ने मार्केट में अपना ब्रांड क्रिएट करने के लिए, भाई अपना नाम बनाने के लिए उसने क्या किया, खूब खर्चा किया मार्केटिंग में, खूब मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग में उसने क्या किया, अपना क्या बोलते हैं, खूब उसने खर्चा किया, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं पता चला उससे कि उसकी जो ये ब्रांड रिकॉग्नाइज किया उसने, इसकी क्या वैल्यू है, इसकी क्या कॉस्ट है, पर उसने ये सारे एक्सपेंसेस किए, मार्केटिंग के, एडवर्टाइजिंग के, होर्डिंग्स लगाई, ठीक है, जो भी है, पैम्पलेट्स बंटवाए, ऑनलाइन उसने डिजिटल मार्केटिंग बहुत करी, ठीक है। तो अब ये तो पता नहीं चल रहा ना, इससे ब्रांड, ठीक है, उसका धीरे धीरे उसके कस्टमर्स बढ़ते गए और इवेंचुअली वो जो ABC लिमिटेड था वो अपने आप में एक बहुत अच्छा ब्रांड बन गया, ठीक है, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। तो लेकिन फिर भी हम ये नहीं बता सकते कि उसकी ये जो ब्रांड है उसकी कॉस्ट को फिर भी हम रिलायबली मेजर नहीं कर सकते। तो ये जितने भी हमने एक्स्ट्रा खर्चे किए, ये मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, डिजिटल मार्केटिंग,
जो भी, इसको हम नॉर्मल जैसे एक्सपेंस करते आए हैं वैसे ही उसको एक्सपेंस किया जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में, राइट? ऐसा नहीं होगा कि हम ब्रांड, इसको ब्रांड बोल देंगे और ये जितना भी हमने खर्चा किया उसको कैपिटलाइज कर देंगे. नो, दैट वी आर नॉट गोइंग टू डू इट. ओके, so internally generated intangible assets cannot be capitalized as these costs associated as the cost associated with these cannot be identified separately. आप उसको separately नहीं identify कर पा रहे. ये जो cost थी, these are associated with running the business. ये जितने भी आपने खर्चे किए, ये बिजनेस को रन करने के लिए तो खर्चे थे, तो इसलिए आप अलग से नहीं मेजर कर पा रहे कि यार इस ब्रांड को मैं कितना allocate करूं, right? So you are not going to capitalize it for any intangible for any internally generated intangible asset. हाँ, अगर आपने ब्रांड खरीदा है तो अलग बात है, that you can measure it, ठीक है? बट अगर आपने इंटरनली जनरेट किया, जैसे गुडविल, गुडविल कब अराइज होती है? जब एक पेरेंट कंपनी एक सब्सिडरी को एक्वायर करती है तो गुडविल अराइज होती है, तो उस गुडविल को आप मेजर कर सकते हो. पर आपकी खुद की इंटरनली जनरेटेड गुडविल जो है, जो आपकी खुद की रेप्यूटेशन है मार्केट में, उसको आप कैसे कोई कॉस्ट एलोकेट करोगे? उसको तो आप कॉस्ट नहीं एलोकेट कर पाओगे, तो उसको आप नहीं मेजर करोगे, राइट? उसको आप नहीं मेजर करोगे. So the following internally generated item may never be recognized. Goodwill, inherent goodwill. Goodwill में भी inherent goodwill. अगर purchased goodwill है, that you can recognize. Brands, mastheads, publishing titles, customer list, right? Okay. So now expenditure on internally generated brands cannot be distinguished from the cost of developing a business as a whole. So should be written off as incurred, right? जैसे जैसे वो incur हो रही है, आप उसको write off कर दो statement of P&L में. Where a brand name is separately acquired and can be measured reliably, then it should be separately recognized as an intangible non-current asset. तो आप उसको recognize करो, ठीक है? And accounted for in accordance with the general rules of IAS 38. अगर आपने brand purchase किया है तो आप इसको recognize कर लो. फिर आप इनिशियल रिकॉग्निशन उसका कॉस्ट पे कर लो, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन अगर चाहिए आपको तो कॉस्ट पे करना है कॉस्ट पे करो, रिवैल्यूएशन पे करना है तो रिवैल्यूएशन पे करो, ठीक है? नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन, हाउ शुड द फॉलोइंग इंटेंजिबल एसेट्स बी ट्रीटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? अ पब्लिशिंग टाइटल एक्वायर्ड एज पार्ट ऑफ अ सब्सिडियरी कंपनी, इसको क्या करोगे आप? अब देखो, पब्लिशिंग टाइटल एक्वायर्ड एज अ पार्ट ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी, ठीक है? अब देखो, अगर इस पब्लिशिंग टाइटल की आप कॉस्ट को सेपरेटली रिलायबली अगर आप उसको मेजर कर सकते हो तो आप इसको इंटेंजिबल एसेट मान लो, ठीक है? पब्लिशिंग टाइटल एक्वायर्ड एज पार्ट ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी, एक पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी को एक्वायर किया तो उसका पब्लिशिंग टाइटल भी साथ में आ रहा है. लेकिन बात यह है कि क्या आप इसकी कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर सकते हो? अगर नहीं कर सकते तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में राइट ऑफ कर दो, ठीक है? और अगर कर सकते हो तो इंटेंजिबल एसेट तो वो हो ही जाएगा, ठीक है? और अगर उसको स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में राइट ऑफ नहीं करोगे क्योंकि आप एक्वायर कर रहे हो तो वो गुडविल का पार्ट ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है? बट अगर आप उसको गुडविल से सेपरेट कर सकते हो, इस पब्लिशिंग टाइटल की जो वैल्यू है, जो कॉस्ट है, उसको आप गुडविल से सेपरेट करके रिलायबली मेजर कर सकते हो तो आप अलग से मेजर कर लो, इसको अलग से इंटेंजिबल एसेट बोल दो. बट अगर आप उसको नहीं कर पा रहे, सो दैट विल ऑटोमेटिकली बिकम पार्ट ऑफ व्हाट? गुडविल, राइट? अ लाइसेंस परचेज्ड इन ऑर्डर टू मार्केट अ न्यू प्रोडक्ट. अब ये तो आपने लाइसेंस साफ परचेज किया तो आपको पता ही है कि आपने इसको कितनी कॉस्ट इसके लिए दी है. सो यू कैन मेजर द कॉस्ट रिलायबली, यस यू कैन. सो इसको तो आप कैसे ट्रीट करोगे? इसको आप कैपिटलाइज करोगे एज व्हाट? एज इंटेंजिबल एसेट, ठीक है? चलो मूविंग फर्दर. ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ठीक है, नाउ लेट्स डू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट. अब सबसे पहले रिसर्च होती क्या है? सो रिसर्च इज व्हाट? अ प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन. क्या होती है रिसर्च? अ प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन टू एक्वायर व्हाट? टू एक्वायर. क्यों कर रहे हैं ये इन्वेस्टिगेशन?
ताकि हम एक्वायर कर सके न्यू नॉलेज, न्यू टेक्निकल नॉलेज हो सकती है, कोई टेक्निकल नॉलेज चाहिए किसी भी फील्ड में, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले रिसर्च कर रहे हैं टू एक्वायर व्हाट, न्यू टेक्निकल नॉलेज। ओके, सो दैट इज व्हाट अ रिसर्च। और डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट होता है व्हेन यू डेवलप ओवर दोज रिसर्च फाइंडिंग्स, जो आपने रिसर्च किया आप उसके ऊपर अब क्या करते हो, डेवलपमेंट करते हो, ठीक है, डेवलपमेंट करते हो, डेवलपमेंट ऑफ दोज रिसर्च फाइंडिंग्स, ठीक है। और ये डेवलपमेंट क्यों कर रहे हो, कि ये हो क्यों रहा है, देखो आपको कोई एक प्रोडक्शन लाइन खोलनी है, ठीक है, कोई नई प्रोडक्शन लाइन खोलनी है, कोई मार्केट में एक नया टाइप का प्रोडक्ट लेके आना है, तो उस नया टाइप का प्रोडक्ट लाने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है, रिसर्च करोगे आप उस प्रोडक्ट पे, फिर आपको जब उसकी रिसर्च फाइंडिंग से आप ये देखोगे कि क्या आप उसको डेवलप कर सकते हो, ठीक है, आप डेवलप करने की कोशिश करोगे, ताकि क्या क्या डेवलप करोगे, आप प्रोसेस डेवलप करोगे, ठीक है, आप मशीन, आपको वैसी मशीन चाहिए होंगी, राइट, तो आप वो आपको एक प्रोसेस, आपको वो प्रोडक्ट बनाने के लिए, मान लो ये प्रोडक्ट जो है वो 4 स्टेजेस से गुजरता है, प्रोडक्शन के 4 स्टेजेस से गुजरता है, तो आपको क्या चाहिए, एक प्रोसेस चाहिए कि पहली प्रोसेस के लिए ये मशीन लगेगी, दूसरे प्रोसेस के लिए ये लगेगी, तीसरे के लिए ये लगेगी, चौथे के लिए ये लगेगी, ये यहाँ से होके यहाँ जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। तो आपका कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए एक सेटअप करना पड़ता है, ठीक है, एक डेवलपमेंट करना पड़ता है, तो इसको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट, इस चीज को क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। ये प्रोसेस चाहिए, ये सिस्टम चाहिए, ये नो हाउ चाहिए, ठीक है। So research refers to the what, to original and planned investigation undertaken with the prospect of gaining new scientific or technical knowledge and understanding. And development is what, it is defined as the application of research findings or other knowledge to a plan or design for the production of new or substantially improved materials, devices, products, processes, systems or services before the start of commercial production or use. ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली क्या है कि जो रिसर्च है, रिसर्च पे जितनी भी कॉस्ट लग रही है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम सीधा स्टेटमेंट ऑफ P&L में एज एन एक्सपेंस की तरह राइट ऑफ कर देंगे, एज एन एक्सपेंस की तरह क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे, रिसर्च पे जो भी कॉस्ट लग रही है, ठीक है। और डेवलपमेंट पे जो भी कॉस्ट लग रही है उसको हम कैपिटलाइज करेंगे। कैपिटलाइज का क्या मतलब होता है, हम उसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट की तरह रिकॉग्नाइज करेंगे, बट ओनली व्हेन इट मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ पायरेट, PIRATE, पायरेट, ओनली व्हेन इट, कैपिटलाइज कब करेंगे, ओनली व्हेन इट मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ पायरेट, मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ पायरेट। अब पायरेट क्या बोलता है, ठीक है, अब पायरेट बोलता क्या है, PIRATE। अब पायरेट बोलता है प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद दैट डेवलपमेंट और विद दैट एसेट विल फ्लो टू द एंटिटी। प्रोबेबल है कि आज अगर मैं इसका डेवलपमेंट कर भी देती हूँ, ठीक है, ये जो भी मुझे प्रोडक्ट लाइन खोलनी है इसका मैं डेवलपमेंट कर भी देती हूँ, तो जब प्रोडक्ट्स बनेंगे, जब प्रोडक्ट्स बेचूंगी तो क्या होगा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे बिजनेस के अंदर, ठीक है, या फिर मुझे कॉस्ट सेविंग्स होंगी। हो सकता है मैंने कुछ ऐसा डेवलपमेंट किया जिससे मुझे ऑल्दो बेनिफिट नहीं हो रहा है लेकिन मेरी कॉस्ट में सेविंग हो रही है, ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा कि बाहर से पैसा आ रहा है, लेकिन ये हो रहा है कि कॉस्ट सेविंग हो सकती है इंटरनली, जो है उस प्रोसेस की वजह से मैंने जो डेवलपमेंट किया, एक नया प्रोसेस मैंने जो बनाया, उससे मेरी जो कॉस्ट लग रही थी प्रोडक्शन में वो क्या हो गई, कम हो गई, वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो एक तरीके से कॉस्ट कम होना भी क्या हुआ, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ही तो हो रहे हैं ना, मुझे प्रोबेबल है दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी। सो ये तो हो गया P। अब I क्या बोलता है, I बोलता है इंटेंशन, I बोलता है इंटेंशन to complete intention to complete that intangible asset। जो मैंने काम शुरू किया है डेवलपमेंट पे वो उसको खत्म करने का इंटेंशन है एंटिटी का, इंटेंशन टू कंप्लीट दैट एसेट, तभी मैं उसको कैपिटलाइज करूंगी, ठीक है। अगर इंटेंशन ही नहीं है मेरा, मैंने डेवलपमेंट शुरू कर दिया और
अगर आधे में छोड़ना है, मैं सिर्फ ऐसे चेक करने के लिए कर रही हूँ, तो मुझे उसको कैपिटलाइज नहीं करना, फिर जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो स्टेटमेंट ऑफ P&L में एक्सपेंसेस की तरह ही इनकर होंगे, राइट ऑफ होंगे। बट अगर मेरा इंटेंशन है कि मैं इसको कंप्लीट करूंगी, ठीक है, तो मैं उसको कैपिटलाइज करूंगी, वरना नहीं करूंगी। R स्टैंड फॉर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, ठीक है, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, जितने भी, नो सॉरी, R doesn't stands for resources availability, R बोलता है that the cost can be measured reliably। क्या बोलता है? that the cost can be measured reliably, cost can be measured reliable, reliable measurement of the cost, reliable measurement of the cost। जो कॉस्ट हो रही है डेवलपमेंट पे, जितनी भी कॉस्ट लग रही है उसको क्या कर सकती हूँ मैं, रिलायबली मेजर कर सकती हूँ, ठीक है। A stands for adequate availability of resources, adequate availability of resources। उसको, उस डेवलपमेंट को खत्म करने के लिए, उस इंटेंजिबल एसेट को खत्म करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो मेरे पास हैं। T stands for technical feasibility, जितनी भी टेक्निकल नॉलेज चाहिए वो भी मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है, टेक्निकल फिजिबिलिटी भी अवेलेबल है। और E क्या है? E stands for expected profitability, expected profitability, expected profitability, ठीक है। expected profitability का क्या मतलब है कि जब मैं इस इंटेंजिबल एसेट से अपना प्रोडक्शन शुरू करूंगी, ठीक है, जो मेरा प्रोडक्शन, कमर्शियल प्रोडक्शन जब शुरू हो जाएगा, तो शुरू होने के बाद जब मैं उसको बेचूंगी तो या तो मुझे प्रॉफिट होगा या फिर कॉस्ट सेविंग होगी। कॉस्ट सेविंग होगी तो भी प्रॉफिट होगा, राइट। कॉस्ट कम हो जाएगी, रेवेन्यू उतना का उतना ही रहेगा, कॉस्ट कम हो जाएगी तो प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ेगी ना, सो एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, तो अगर ये पायरेट का कॉन्सेप्ट मीट करता है, पायरेट का कॉन्सेप्ट मीट करता है, तभी जितनी भी डेवलपमेंट कॉस्ट है उसको मैं क्या कर दूंगी, कैपिटलाइज कर दूंगी एज एन इंटेंजिबल एसेट। अदरवाइज, एंड अगर ये पायरेट, ये ऑल 6 क्राइटेरियाज को अगर वो नहीं मीट कर रहा है, तो मैं उसको क्या कर दूंगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L में जितना भी खर्चा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ P&L में एक्सपेंस आउट कर दूंगी। ओके, सो पायरेट क्या बोलता है? probable that future economic benefits will flow to the entity। I stands for intention to complete that asset। R stands for reliable measurement of the development cost। A stands for adequate availability of the resources। T stands for that yes there is technical feasibility, and E stands for expected profitability। Okay, so all research expenditure done by an entity will be expensed, research expenditure will be expensed in statement of P&L as per prudence concept। All development expenditure will be capitalized in statement of financial position and amortized in statement of P&L। अब amortize भी करना पड़ेगा। अगर आपने इस डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज कर दिया है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, तो जब तक उसका कमर्शियल प्रोडक्शन चलता रहेगा तब तक आपको उसकी जो भी यूजफुल लाइफ है उसके हिसाब से उसको अमोर्टाइज करना पड़ेगा। ओके ओके, only if they meet the criteria of pirate, otherwise they'll be directly expensed to statement of P&L। now एक बार ये पढ़ लेते हैं। probable flow of economic benefit from the asset whether through sale or internal cost savings, intention to complete the intangible asset and use or sell it, reliable measurement of the development cost, adequate resources to complete the project, technical feasibility of completing the intangible asset, expected to be profitable, that is the cost of the project will be exceeded by the benefits generated। now अब इसमें एक important point ये है, यहाँ पे देखो, ये हम बाद में पढ़ते हैं, बट पहले let's see what's the point is। ये पॉइंट ये बोल रहा है कि डेवलपमेंट कॉस्ट में डेवलप करने के लिए मान लो मैंने कोई मशीनरी यूज करी, ठीक है, तो ये जो मशीनरी है इस पे जो डेप्रिसिएशन लग रहा है, क्या लग रहा है, डेप्रिसिएशन, वो उस डेप्रिसिएशन को मैं स्टेटमेंट ऑफ P&L में नहीं डालूंगी, मैं इस डेप्रिसिएशन को डेवलपमेंट कॉस्ट की कॉस्ट में ऐड कर दूंगी। ये जो डेप्रिसिएशन है उसको मैं डेवलपमेंट कॉस्ट में ऐड कर दूंगी, क्या कर दूंगी, डेवलपमेंट कॉस्ट में ऐड कर दूंगी। और लेटर ऑन डेवलपमेंट कॉस्ट तो कैपिटलाइज हो रहा है, और लेटर ऑन वो फिर जैसे अमोर्टाइज होगा उसकी यूजफुल लाइफ तक वो सिंपल अमोर्टाइज हो जाएगा। ओके, सो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको स्टार मार्क कर लेना, तभी मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। क्या बोलता है ये, इफ एन आइटम ऑफ प्लांट इज यूज्ड इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, द डेप्रिसिएशन ऑफ द प्लांट इज एडेड टू द डेवलपमेंट कॉस्ट इन इंटेंजिबल एसेट ड्यूरिंग द पीरियड दैट द प्रोजेक्ट मीट्स द डेवलपमेंट क्राइटेरिया। That is because the economic benefit gained from the plant in this period is only realized when the development project is complete।
and production is underway. It will be taken to the statement of P&L as amortization within the amortization. तो ये जो depreciation है बाद में, अभी नहीं, बाद में जब commercial production शुरू हो जाएगा उस particular जो भी हमें करना था, जो भी product line था, उसका जब commercial production शुरू होगा तो हम क्या करेंगे, जो भी intangible asset है उसको हम इंटेंजिबल एसेट को हम क्या करेंगे, अमोर्टाइज करना शुरू करेंगे. तो जो डेप्रिसिएशन है वो बाद में अमोर्टाइजेशन में जाएगा. अमोर्टाइजेशन के थ्रू वो कहां चला जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L में चला जाएगा. ओके, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट क्या होता है कैपिटलाइज्ड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का. द एसेट शुड बी अमोर्टाइज्ड, ये तो पता ही है आपको, ओवर द पीरियड दैट इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट. This ensures that the costs are matched to the revenue in the statement of P&L. Amortization should commence. Amortization कब शुरू होगा? With commercial production and charged over the period over which the business expects to generate economic benefits. Each project should be reviewed at the year end to ensure that the PIRATE criteria are still met. If they are no longer met, the previously capitalized expenditure must be written off to the statement of profit or loss immediately. इस point को, third point को star mark कर लेना. देखो ये क्या बोल रहा है, मान लो मेरा ईयर 1 चल रहा है, ठीक है, और मैंने एक्सपेक्ट किया है कि मैं 3 साल के अंदर मैं एक डेवलपमेंट कर रही हूँ और उस डेवलपमेंट में 3 साल लगेंगे, ये मुझे एक्सपेक्टेड है. ईयर 1 के एंड में तो मुझे था कि हाँ इसको पूरा मेरा पायरेट का कॉन्सेप्ट मीट हो रहा था और मैंने क्या किया, जितना भी खर्चा हुआ उसको मैंने कैपिटलाइज कर लिया. लेकिन ईयर 2 के एंड में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ये तो कंप्लीट ही नहीं कर पाऊंगी मैं, और मैं गलत डायरेक्शन में जा रही थी, ठीक है, ये नहीं हो सकता कंप्लीट. देयर इज नो इंटेंशन टू कंप्लीट, ना मेरे पास रिसोर्सेज है, ना मेरे पास टेक्निकल फीजिबिलिटी है. तो अब क्या होगा, जो मैंने पुराना कैपिटलाइज कर दिया उसको मैं क्या करूंगी, रिड्यूस करूंगी, राइट, उसको रिड्यूस करूंगी और सारा का सारा अमाउंट राइट ऑफ कर दूंगी स्टेटमेंट ऑफ P&L में इमीडिएटली, ठीक है. इफ दे आर नो लॉन्गर मेट, तो मैंने क्या किया, रिव्यू किया मेरे पायरेट के कॉन्सेप्ट को. ईयर 1 के स्टार्ट में किया, फिर ईयर 1 के एंड में किया, ईयर 2 के एंड में किया, ईयर 3 के एंड में भी करूंगी, ठीक है. If they are no longer met, the previously capitalized expenditure must be written off to the statement of P&L immediately. So third point is very important. Chalo, let's do this question now. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोलता है, एन एंटिटी हैज इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द करंट ईयर. 100,000 spent on initial design work of a new product. It is anticipated that this design will be taken forward over the next 2-year period to be developed and tested with a view to production in 3 years time. Clear नहीं है अभी भी. It is anticipated that this design will be taken forward over the next 2-year period to be developed. अभी तक सिंपल रिसर्च है ये, दिस इज टू बी डेवलप्ड बोल रही है, अभी तक डेवलपमेंट का काम शुरू नहीं हुआ है, सिर्फ रिसर्च ही है ये. तो ये क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L में चला जाएगा. स्टेटमेंट ऑफ P&L में रिसर्च एक्सपेंडिचर की तरह चला जाएगा. टू बी डेवलप्ड बाद में होगा, अभी तो रिसर्च एक्सपेंडिचर कहां जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L में. ओके, नाउ बी पढ़ो. बी क्वेश्चन बोलता है 500,000 spent on testing of a new production system which has been designed internally and which will be in operation during the following accounting year. This new system should reduce the cost of production by 20%. ये है पूरा का पूरा development expenditure. So this will be capitalized. कैपिटलाइज होगा ये और कहाँ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा, ठीक है. सो ये क्या है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि साफ बोल रहा है वो, देखो विल बी ऑपरेटिंग ड्यूरिंग द फॉलोइंग, अगले साल से कमर्शियल प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा और इससे क्या होगा, 20% की कॉस्ट सेविंग्स होंगी, ठीक है. चलो मूविंग फर्दर. ओके, नाउ द क्वेश्चन सेज एन एंटिटी हैज इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द करंट ईयर. A brand name relating to a specific range of chocolate bars purchased for 200,000, ठीक है. By the year end, a brand specialist had valued this as at 250,000. Explain the accounting treatment for the above issues. ये क्वेश्चन बोल रहा है. अब देखो क्योंकि ब्रांड नेम परचेज हुआ है तो हम इसकी कॉस्ट को क्या कर लेंगे, इनिशियली तो हम इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे कॉस्ट पे 200,000 पे, ठीक है. तो
तो इनिशियली तो कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज हो जाएगा 200,000 पे। अब क्वेश्चन ने बोला है बाय द ईयर एंड अ ब्रांड स्पेशलिस्ट हैड वैल्यूड दिस एट 250,000। तो ये इसका मतलब ये देखो, ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो इसकी ब्रांड वैल्यू, ये जो ब्रांड स्पेशलिस्ट ने जो इसकी 250,000 वैल्यू निकाली है ना, वो कैसे निकाली है, ठीक है, ये उस पर डिपेंड करेगा। ये जो इसकी फेयर वैल्यू है, अब क्या होता है कि ब्रांड्स की जो इंटेंजिबल एसेट्स है उनकी जो फेयर वैल्यू हम निकालेंगे वो हम एक्टिव मार्केट में क्या उनकी फेयर वैल्यू है उसमें से निकालेंगे, राइट। एक्टिव मार्केट में उनकी क्या वैल्यू है उससे निकालेंगे। और ये एक्टिव मार्केट हम कब पढ़ेंगे, जब हम IFRS 13 करेंगे। IFRS 13 करेंगे तो ये देखना पड़ेगा कि इसने ये फेयर वैल्यू कैसे निकाली है। अगर ये फेयर वैल्यू इसने एक्टिव मार्केट था, अवेलेबल था, तो ठीक है, तो ठीक है, हम उसको फेयर वैल्यू मॉडल पे कर सकते हैं। बट अगर एक्टिव मार्केट था ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं था, उसने इनपुट 2 या इनपुट 3 को यूज करके निकाली है उसकी वैल्यू, तो फिर वी कैन नॉट कंसिडर दिस, वी कैन नॉट कंसिडर दिस $250,000। और इसको क्या करना पड़ेगा फिर, जो उसने 200,000 कॉस्ट में रिकॉग्नाइज किया है ना, बस उसी को अगर इसकी डेफिनेट यूजफुल लाइफ है, अगर डेफिनेट यूजफुल लाइफ है तो ठीक है, तो उसको अमोर्टाइज कर दे। बट अगर इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ है तो अमोर्टाइजेशन नहीं होगा, देयर विल बी नो अमोर्टाइजेशन, बट यू हैव टू रिव्यू इट फॉर एनी इम्पेयरमेंट एवरी ईयर, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड वन। द सेकंड वन सेज, ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट हम बाद में कवर कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस वन, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया अभी तो दैट्स ओके, दैट्स फाइन, हम बाद में कर लेंगे इसको, जब हम IFRS 13 पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। 500,000 spent on developing a new life of confectionery, ठीक है, including 1,50,000 spent on researching the product before management gave approval to fully fund the project। So अब क्या होगा, देखो 500,000 spend किया और 150 उसमें से इंक्लूडिंग बोला है, इंक्लूडिंग 150 spent on researching। so जितना भी रिसर्च एक्सपेंडिचर है उसको तो क्या करोगे, रिसर्च एक्सपेंडिचर ऑफ $1,50,000, इसको तो क्या करोगे, इसको तो आप सीधे सीधे स्टेटमेंट ऑफ P&L में राइट ऑफ कर दोगे एज एक्सपेंडिचर, रिसर्च एक्सपेंडिचर। और जो डेवलपमेंट किया है आपने नया कन्फेक्शनरी लाइन का, उसको कैपिटलाइज करोगे, विच इज रिमेनिंग $350,000, इसको क्या करोगे, कैपिटलाइज करोगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। चलो मूविंग टू द थर्ड वन, training cost for staff to use a new manufacturing process. The total training cost amount to $100,000 and staff are expected to remain for an average of 5 years. ये training cost है, training cost has nothing to do with the tangible or intangible asset. Training cost staff की training cost simple normal expenditure है, ये statement of P&L में expense out हो जाएगा, क्या हो जाएगा, expense out हो जाएगा, ठीक है। चलो moving further, okay, amortization of a development expenditure। अब question बोल रहा है improve has deferred development expenditure of $600,000 relating to the development of new miracle brand X, ठीक है। It is expected that the demand of the product will stay at a high level for the next 3 years. Annual sales of 400,000, 300,000 and 200,000 units respectively are expected over this period, ठीक है। The question says brand will be selling it for $10. How should the development expenditure be amortized? ये जो development expenditure है इसको amortize कैसे करें। अब देखो, क्योंकि इसने क्या बोला है कि उसकी डिमांड कितने साल तक रहेगी, 3 साल तक, ठीक है। विल स्टे एट अ हाई लेवल फॉर नेक्स्ट 3 years। तो हम ये मान लेते हैं कि जो इसकी डिमांड है वो, इसकी जो यूजफुल लाइफ है वो क्या है, 3 years है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है क्वेश्चन में, तो यूजफुल लाइफ क्या बोलेंगे हम, 3 years है। तो हमारे पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि हम SLM पे स्ट्रेट लाइन मेथड पे क्या कर लेते हैं, इसको अमोर्टाइज कर लेते हैं। तो 6 लाख अगर मैंने खर्चा किया है, 6 लाख कॉस्ट हो गई, डिवाइड बाय 3 years, सो इसका मतलब $200,000 पर एनम मैं अमोर्टाइज कर लूंगी। अमोर्टाइजेशन कहाँ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L में चला जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, मैं प्रोपोर्शनेट कर लेती हूँ, प्रोपोर्शनेट कर लेती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो इसने क्या बोला था, ईयर 1 में कितना हो रहा है, 4,000 यूनिट्स वो बेच रहा है। सो 4,000 ईयर 1 में 4,000 बेच रहा है, ठीक है। ईयर 2 में 3,000 बेच रहा है,
और ईयर 2 में 3000, ईयर 3 में 2000, तो टोटल कितना बेच रहा है वो तीनों साल में? 900,000 यूनिट्स वो बेच रहा है. सो पहले साल में 400,000 डिवाइड बाय 900,000 इनटू 6 लाख कर लेती हूँ, 6 लाख कॉस्ट है, तो इतना अमोर्टाइज हो जाएगा. ईयर 2 में 300,000 डिवाइड बाय 900,000 इनटू $600,000 कर लूंगी, तो ईयर 2 में इतना अमोर्टाइज होगा. और ईयर 3 में 200,000 डिवाइड बाय 900,000 इनटू $600,000 करूंगी, तो इतना अमोर्टाइज होएगा. ये देखो, सो पहले साल में 266,667 इतना अमोर्टाइज, 2 लाख सेकेंड ईयर में 200,000 और थर्ड ईयर में 133,333. ठीक है, इतना करूंगी. सो कैसे भी कर सकती हूँ. आई हैव बोथ द मेथड्स अवेलेबल. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द गुडविल. अब देखो गुडविल क्या होता है. परचेज गुडविल की बात कर रहे हैं अभी हम. अगर हम परचेज गुडविल बात करें तो क्या होती क्या है परचेज गुडविल. जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को, एक कंपनी लेट्स सपोज ए कंपनी एबीसी लिमिटेड कंपनी एक्वायर्स XYZ लिमिटेड कंपनी, तो इसको एक्वायर करने के लिए वो क्या देगी, एबीसी लिमिटेड इसको पैसे देगी, राइट, उसको पैसे देगी. अब पर ये पैसे कितने देगी ये कैसे पता करे वो, तो वो क्या करेगी, XYZ लिमिटेड की नेट एसेट्स निकालेगी. क्या निकालेगी, नेट एसेट्स. नेट एसेट्स का क्या मतलब होता है, नेट एसेट्स का मतलब होता है कि वो उसके सारे के सारे एसेट्स की वैल्यू निकालेगी, जितने भी उसके पास एसेट्स हैं. ठीक है, उसकी प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, उसके करंट एसेट, बैंक में कितना अमाउंट है, कितने रिसीवेबल्स हैं, कितने प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, व्हाटएवर, जितने भी उसके एसेट्स हैं वो सारे के सारे, इन्वेंट्री कितनी है उसमें से वो लेस कर लेगी उसकी सारी की सारी लाइबिलिटीज, राइट. जितनी भी बैंक लोन्स हो गए, करंट लाइबिलिटीज हो गई, बैंक ओडीज हो गए, पेबल्स हो गए, कुछ टैक्स पेबल है, इंटरेस्ट पेबल है, एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेबल. सो नेट एसेट्स निकालने के लिए वो क्या करेगी, नेट एसेट्स कैसे निकलते हैं, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज. तो इसकी क्या पता चल जाएगी, इसको नेट एसेट्स पता चल जाएगी. लेट्स से इसकी नेट एसेट की वैल्यू निकली 10 मिलियन. ठीक है, ये इसकी नेट एसेट की वैल्यू है. अब क्या XYZ लिमिटेड 10 मिलियन में मान जाएगा कि 10 मिलियन में मानेगा, तो बोलेगा मुझे क्या प्रॉफिट हुआ. वो तो ये बोलेगा भाई, मैं वो बोल सकता है कि मेरा मार्केट में इतना नाम है, मैं तो 10 मिलियन नहीं लूंगा, मुझे तो 30 मिलियन दो, तुम 30 मिलियन दो तुम मुझे. तो ये जो 20 मिलियन ऊपर मांग रहा है, ये किस चीज के मांग रहा है, वो उसकी गुडविल के लिए मांग रहा है. किसके लिए मांग रहा है, उसकी गुडविल के लिए. भाई इसकी जो मार्केट में रेप्यूटेशन है, जो इसकी मार्केट में रेप्यूटेशन है वो उसके लिए मांग रहा है. ठीक है, मार्केट में जो उसकी रेप्यूटेशन है कि भाई इसका नाम देख के लोग इसके पास, इसके कस्टमर्स इसका नाम देख के इसके पास आते हैं. ठीक है, सो वो 20 मिलियन जो एक्स्ट्रा मांग रहा है वो किस लिए मांग रहा है कि क्योंकि उसने ओवर द इयर्स जो ये अपनी रेप्यूटेशन बनाई है मार्केट में, सप्लायर्स के बीच में उसका बहुत अच्छा नाम है. सप्लायर्स उसको बहुत अच्छा क्रेडिट पीरियड देते हैं, क्योंकि सप्लायर को पता है कि ये ऐसा है, XYZ लिमिटेड ऐसा है जो टाइम पे पेमेंट करता है सारी की सारी, तो उसको एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड्स देते हैं. ठीक है, कस्टमर्स उससे बहुत खुश हैं, कस्टमर्स को पता है ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो ये 20 मिलियन एक्स्ट्रा इन सब चीजों के लिए मांग रहा है. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड गुडविल. इसको क्या बोलते हैं, गुडविल. जो ये 20 मिलियन एक्स्ट्रा पे कर रहा है ना, वो गुडविल के पे कर रहा है. ओके, सो नाउ व्हाट अ गुडविल इज. सो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट. तो जब एबीसी लिमिटेड XYZ लिमिटेड को एक्वायर करेगा, तो ये जो 20 मिलियन एक्स्ट्रा दे रहा है वो उसको अपनी बुक्स में, एबीसी लिमिटेड अपनी बुक्स में एसेट साइड में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एसेट साइड में, इंटेंजिबल एसेट की साइड में, इंटेंजिबल एसेट में गुडविल के नाम से दिखाएगा $20 मिलियन. ठीक है, क्योंकि एबीसी लिमिटेड ने तो ये परचेज करी है, लेकिन XYZ ने क्योंकि इंटरनली जनरेट करी थी, वो उसके पैसे, वो उसको अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता. सो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट दैट इक्वल्स एन एक्वायर्ड कंपनीज परचेज प्राइस. परचेज प्राइस में से माइनस करेंगे द एग्रीगेट ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ इट्स सेपरेबल नेट एसेट्स व्हेन इट वाज एक्वायर्ड. गुडविल कैन नॉट बी इंटरनली जनरेटेड, हाउएवर देन इट कैन नॉट बी मेजर्ड. इंटरनली जनरेटेड गुडविल को मेजर नहीं कर सकते. नोट,
Separable net assets are those assets and liabilities which can be identified and sold separately without necessarily disposing of the business as a whole. देखो कभी भी ये जब वर्ड आए ना सेपरेबल, सेपरेबल का क्या मतलब होता है? सेपरेबल का क्या मतलब होता है कि बिजनेस, भाई उसको बेचने के लिए ऐसा नहीं कि पूरा बिजनेस बेचना पड़ेगा, नहीं भाई एक बिल्डिंग है, आज मुझे बिल्डिंग बेचनी है तो बिल्डिंग को मैं नॉर्मली बेच सकती हूँ ना, जरूरी थोड़ी कि पूरा बिजनेस बेचूं उसके लिए। कोई लाइबिलिटी है उसको खत्म करनी तो उसको पे ऑफ कर सकती हूँ, दैट्स इट, right? So that is called separable net assets. Now goodwill may exist because of any combination of a number of possible factors: reputation of for quality or service, technical expertise, possession of favorable contracts, good management and staff. ठीक है? Purchase goodwill and non-purchase goodwill का बारे में पढ़ लेते हैं. So purchase goodwill arises when one business acquires another as a going concern. Includes goodwill arising on the consolidation of a subsidiary. Will be recorded in the financial statement at its value at a particular point in time is uncertain. जब हम consolidation पढ़ेंगे, business combination पढ़ेंगे, तब हम goodwill को बहुत detail में पढ़ेंगे, okay? वहाँ पे बहुत detail में है, don't worry about it. अभी we are just going through it. और non-purchase goodwill क्या है? It is known as inherent goodwill. ये ध्यान रखना, ये नाम inherent goodwill has no identifiable value, is not recognized in the financial statements. Okay, चलो. Now let's quickly start with these questions. Okay, now the question says, Cowper PLC has spent 20,000 researching new cleaning chemicals in the year ended 31st December 2020. They have also spent 40,000 developing a new cleaning product which will not go into commercial production until next year. The development project meets the criteria laid down in IAS 38 intangible assets. How should these costs be treated in the financial statements of Cowper PLC for the year ended 31st December 2000? Whatever, 2000. Okay, so 20,000 research पे spend किया है, तो जो research पे spend किया है वो तो क्या होगा? Statement of P&L में write off हो जाएगा, ठीक है? लेकिन बोल रहा है 40,000 जो है उसने डेवलपमेंट में स्पेंड किया है, ऑल्दो वो कमर्शियल प्रोडक्शन पे नहीं जाएगा अंटिल नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर तक वो कमर्शियल प्रोडक्शन उस पर शुरू नहीं होगा, लेकिन वो स्टिल meets the criteria. It meets the criteria laid down in IAS 38 intangible assets. वो क्लियरली बोल रहा है कि वो क्राइटेरिया मीट कर रहा है. भले कमर्शियल कुछ भी प्लान, कंपनी के कुछ प्लान हो सकते हैं, वो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर तक नहीं चालू करेगा, उसके बाद वाले ईयर से चालू करेगा, सो देन इट विल बी कैपिटलाइज. लेकिन उसका अमोर्टाइजेशन कब होगा? अमोर्टाइज तभी शुरू होगा जब कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है? हाउएवर हम उसको अभी के लिए कैपिटलाइज करेंगे. ओके, so 60,000 should be capitalized as an intangible asset? No. 40,000 should be capitalized as an intangible asset and should be amortized? No. 40,000 should be capitalized as an intangible asset and should not be amortized? Yes. अभी amortize नहीं करेंगे, amortize तभी शुरू करेंगे जब उसका commercial production शुरू हो जाएगा. 20,000 should be return off as the return off to the statement of profit and loss? Yes. So C जो है वो correct answer है, ठीक है? C क्या है? Correct answer. Moving further. Which two of the following items below could potentially be classified as intangible assets? Purchased brand name? Yes, purchased brand name है, बिल्कुल. Training of staff? No, it's a normal expense. It will go to statement of P&L. Internally generated brand? No, you cannot recognize its cost. Licenses and quotas? Yes. So A and D are the correct options. Chalo, let's move further. Okay, now the question says, Some company has provided the following information as at 31st December 2006. Project A. 50,000 has been spent on the research phase of the project during the year. ठीक है, तो 50,000 कहाँ जाएंगे? Statement of P&L में जाएंगे. कितने? 50,000. Project B. 80,000 had been spent on this project in the previous year. ठीक है, and 20,000 this year. The project was capitalized in the previous year. However, it has been decided to abandon this project at the end of the year. ठीक है, तो पहले कैपिटलाइज हुआ 80,000, पिछले साल 80,000 इनकर किया था, 80,000 को कैपिटलाइज भी किया, लेकिन इस साल रियलाइज हुआ कि एक पायरेट का क्राइटेरिया नहीं मीट कर पा रहा, इसलिए इस प्रोजेक्ट को हम अबैंडन कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं बीच में. तो जो 80,000 हमने पिछले साल कैपिटलाइज किया था उसको क्या करेंगे? उसको पूरे को एक्सपेंस आउट करना पड़ेगा इमीडिएटली इस साल में, और इस साल का 20,000 भी करना है, वो भी हमने खर्चा किया है. तो टोटल कितना? टोटल 1 लाख कहाँ जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ P&L में.
Project C, 100,000 was spent on this project this year. The project meets the criteria of IAS 38 and is to be capitalized. तो ठीक है, 100,000 कहाँ जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में. ठीक है. Which of the following adjustments will be made in the statement as at 31st December 2006? पहले ये बताओ कितना स्टेटमेंट ऑफ P&L में जा रहा है? टोटल 150 जा रहा है. दो प्रोजेक्ट्स का A और B का कितना जा रहा है? 150,000 जो है एक्सपेंस जा रहा है कहां पे? स्टेटमेंट ऑफ P&L में. और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट की तरह जा रहा है $100,000. ओके. So now the question states reduce profit by 70,000 and increase non-current asset by 100,000. नहीं, 70,000 क्यों? 150 से करेंगे ना reduce तो profit को. Reduce profit by 150 and increase non-current asset by 100,000. Yes. So B is the correct option over here. चलो, moving further. Question बोलता है which of the following statements concerning the accounting treatment of research and development expenditure are true according to IAS 38 intangible assets. ठीक है. A, पहला पॉइंट है research is original and planned investigation undertaken with the prospect of gaining new knowledge and understanding. Yes, which is correct. Development is the application of research findings. Yes, this is also correct. Depreciation of plant used specifically on developing a new product can be capitalized as part of development cost. Yes, ये भी correct है. Important point to remember में मैंने आपको mark करवाया है. Expenditure once treated as an expense cannot be reinstated as an asset. Yes, एक बार किसी expenditure को expense बोल दिया फिर आप उसको asset की तरह recognize नहीं कर सकते हो. ये भी point ध्यान रखना. ठीक है. So all of the above, क्योंकि इसने पूछा है कि कौन से statements true हैं, तो all of the above सारे की true हैं. ठीक है. चलो, moving further. Which of the following should be included in company statements of financial position as an intangible asset under IAS 1638 intangible asset? Internally developed brands. Internally developed brands को नहीं करते, intangible asset नहीं बोलेंगे. Internally generated goodwill, no. Expenditure on complete research, no. Payments made on the successful registration of a patent, yes. ये हमारा एक intangible asset है. क्योंकि पेमेंट की ना तो कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली. इसकी कॉस्ट कैसे मेजर करोगे? इसकी कॉस्ट कैसे मेजर करोगे? और रिसर्च तो वैसे भी एक्सपेंस आउट होता है. चलो, मूविंग फर्दर. द क्वेश्चन सेज ड्यूरिंग द ईयर टू 31st December 2008 X company incurred 200,000 of development cost for a new product. ठीक है. In addition, X spent 60,000 on 1st January 2008 on machinery specifically used to help develop the new product and 40,000 on building the brand identity. 3 पॉइंट है. 200,000 तो डेवलपमेंट में, 60,000 की उसकी एसेट आई और 40,000 ब्रांड आइडेंटिटी पे. ठीक है. कमर्शियल प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट ड्यूरिंग 2009. द मशीनरी जो इसने मशीनरी लगाई ना 60,000 की, द मशीनरी इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट 4 years with no residual value. What value should be included within intangible asset in respect of the above in X company statement of financial position as at 31st December 2008? अब देखो, सबसे पहले पूरी की पूरी डेवलपमेंट कॉस्ट जाएगी. यस, जाएगी. कितनी है वो? $200,000. अब इसके साथ में डेप्रिसिएशन भी जाएगा ऑफ द मशीनरी. कॉस्ट नहीं जाएगी मशीनरी की, सिर्फ डेप्रिसिएशन जाएगा. तो डेप्रिसिएशन कितना होगा? डेप्रिसिएशन होगा 60,000 की मशीनरी है और 4 years यूजफुल लाइफ है. क्वेश्चन ने साफ बोला है विद नो रेसिडुअल वैल्यू. तो कितना हुआ? 15,000 पर एनम. तो इस साल कितना जाएगा? 15,000 ही जाएगा. ओके. नाउ, और ब्रांड आइडेंटिटी जाएगी कि नहीं जाएगी? नहीं जाएगी. ब्रांड आइडेंटिटी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि ब्रांड को क्रिएट करने के लिए इसने जो भी एक्सपेंडिचर किया, मार्केटिंग करी, एडवर्टाइजिंग करी, जो भी हुआ वो एक नॉर्मल बिजनेस में भी होता है. राइट. वो बिजनेस के ऑपरेशंस को रन करने के लिए वैसे भी होता है. ठीक है. बिजनेस को रन करने के लिए वैसे भी होता है. तो उसको आप सीधा सीधा एक्सपेंस आउट कर दोगे, उसको यहाँ ऐड नहीं करोगे. यू आर नॉट गोइंग टू ऐड दिस 40,000 ओवर हियर. नहीं. सो कितनी कॉस्ट होगी डेवलपमेंट की? डेवलपमेंट कॉस्ट इंटेंजिबल एसेट की तरह कितना आएगा? ओनली 215,000. दैट्स इट. 215,000. ठीक है. सो 215,000. Chalo, let's go further. Okay, the question says, okay, which two of the following criteria must be met
before development expenditure is capitalized according to IAS 38 intangible asset. Pirate की बात कर रहा है ये. The technical feasibility of completing the intangible asset, yes. T. Future revenue is expected, no. फ्यूचर रेवेन्यू नहीं हो सकता, जरूरी थोड़ी रेवेन्यू होना चाहिए. कॉस्ट सेविंग प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए. तो कॉस्ट सेविंग्स हो रही है तो प्रॉफिट आ रहा है, राइट? प्रॉफिट बढ़ रहा है, बट जरूरी नहीं कि रेवेन्यू आना चाहिए. रेवेन्यू ही जनरेट होगा, कॉस्ट सेविंग्स के फॉर्म में भी हो सकता है. द इंटेंशन टू कंप्लीट एंड यूज और सेल द इंटेंजिबल एसेट, यस. आई. सो ये हो गए 2 पॉइंट्स. देयर इज नो नीड फॉर रिलायबल मेजरमेंट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, रिलायबल मेजरमेंट की जरूरत है. चलो, going further, question says for each issue identify correct accounting treatment in Madhurya's financial statement. Capitalize as intangible की तरह capitalize करना है या expense out करना है? ठीक है, अब एक एक पढ़ते हैं. 400,000 developing a new process. 400,000 developing a new process which will bring in no revenue but is expected to bring significant cost savings. क्या होगा? कैपिटलाइज एन इंटेंजिबल एसेट. हाँ सही है, ठीक है, रेवेन्यू नहीं आ रहा बट कॉस्ट सेविंग्स तो आ रही है ना. सो यस, कैपिटलाइज एन इंटेंजिबल एसेट. 400,000 developing a new product. During development, a competitor launched a rival product and now Madhurya is hesitant to commit further funds to the process. वो funds नहीं लगाना चाहती और क्योंकि उसका एक competitor ने भी ऐसा ही कुछ कर दिया, ठीक है, तो वो नहीं, अपना वाला नहीं खत्म करना चाहती. So expense out. 400,000 spent on marketing a new product which has led to increased sales of. ये normal marketing का खर्चा है, right? So this will again expense. 400,000 spent on designing a new corporate logo for the business. Again no, it's just an expense. इसका development से क्या खर्चा? आपने लोगो ही तो बनाया corporate का, वो तो एक normal आपका क्या बोलते हैं marketing या उससे related का expense है, right? So ये कहाँ जाएगा? एक्सपेंस होगा. सो ये 3 एक्सपेंस से पहला वाला क्या होगा? कैपिटलाइज एज इंटेंजिबल एसेट. ठीक है, सो ये चैप्टर अब हमने यहीं पे खत्म किया. दिस चैप्टर इज ओवर नाउ. इससे रिलेटेड कापलान के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कापलान एग्जाम किट के जो क्वेश्चंस हैं, सो आफ्टर फिनिशिंग चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, ये चारों चैप्टर्स खत्म करने के बाद हम कापलान के क्वेश्चन शुरू करेंगे, एग्जाम किट के क्वेश्चन शुरू करेंगे for all the 4 chapters. Okay, chalo, so hope to see you in the next lecture. Meanwhile, please keep revising and keep practicing, and do let me know if you have any issues. Bye bye, take care, have a good day ahead.